तो साथियों, आज के सेशन में आपके साथ यूनियन बजट 2025 पर विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में 100% आएगा और यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट एनालिसिस करवाया, इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ आज की इस क्लास में बजट का कंप्लीट एनालिसिस करवाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से सेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 100% बच्चों में से 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, 1% का सिलेक्शन होता है। उसका कारण क्या है कि आप सिंसियरिटी से कितनी चीजें सुन रहे हैं, कितनी चीजें समझ रहे हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जितना भी कंटेंट आज की क्लास में डिलीवर किया जा रहा है, एक कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, इसकी पीडीएफ में साझा कर दूंगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की आप लोगों को आवश्यकता है। गुड इवनिंग भाई सभी को। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोगों को क्लास की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा साथियों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी प्लेटफॉर्म पर एक मैंने क्लास ली थी यूनियन बजट 2025 बजट से पहले का संपूर्ण ज्ञान। इस क्लास को आप देख रहे हैं और इस क्लास के बाद आप इस क्लास को भी जरूर देख लेना एक बार, आपको बहुत इंपैक्ट करेगी। सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को यहां पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बजट को। सभी लोग तैयार हैं? एक बार बता दीजिएगा सो दैट वी कुड स्टार्ट दी सेशन। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं बजट की, तो आप सबको पता है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन किसका उल्लेख मिलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण आपको देखने को मिलता है। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में गवर्नमेंट आपको क्या बताती है? गवर्नमेंट आपसे ये कहती है कि इस बार हमारा एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा, यानी कि इस बार के वित्त वर्ष में गवर्नमेंट कितना व्यय करने जा रही है, कितना खर्चा करेगी, और इस बार के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिवेन्यू कितना यहां पर करने जा रही है। बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? कितना एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, कितना एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखने को मिलेगा। बजट कौन सा है? 2025 का। तो किस वित्त वर्ष के लिए आएगा? 2025-2026 के लिए। यह कब से कब तक चलेगा? 1 अप्रैल से लेकर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। तो जो आने वाला वित्त वर्ष है उसमें सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होगी और सरकार व्यय कहां कहां करेगी, इस सब की चर्चा आपकी इस बजट के माध्यम से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों, इस बार के बजट में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास जो मैं बता रहा हूं उसमें बताया था कि गवर्नमेंट 2 जगह पे खर्चा करती है, 2 जगह से सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। पहला खर्चा दोस्तों गवर्नमेंट करती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये वो खर्चे होते हैं जिससे ना सरकार की एसेट्स बढ़ती और ना सरकार की लायबिलिटीज कम होती। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर वगैरह में पैसा खर्च करती है, ठीक। इसी तरीके से एक एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय। ये वो व्यय होते हैं दोस्तों जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स भी बढ़ती हैं और गवर्नमेंट की लायबिलिटीज हैं वो भी कम होती हैं। जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ये सब गवर्नमेंट बना रही है, तो इससे गवर्नमेंट की क्या हो रही है दोस्तों? एसेट्स निर्माण हो रहा है, यस। और अगर सरकार अपना मान लो लोन को क्या करे, चुकाए, लोन का पेमेंट करे, तो वो सरकार की लायबिलिटी जिससे कम होती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यू के 2 स्रोत होते हैं। एक गवर्नमेंट दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करती है, यानी कि सरकार को एक प्राप्तियां राजस्व से होती हैं, और एक प्राप्तियां गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, पूंजी प्राप्तियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बार के बजट की चर्चा करें दोस्तों, तो इस बार के बजट की मुख्य हाईलाइट को अगर मैं फोकस करूं आप लोगों से, सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूं बेसिकली क्या है पूरा खेल। आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यह है हमारी दोस्तों रिवेन्यू रिसिप्ट्स। इस बार के बजट में अगर आप देखेंगे, ये सारी अमाउंट्स जो हैं ये लाख करोड़ में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कितने में? लाख करोड़ में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस बार के बजट में दोस्तों टोटल राजस्व प्राप्तियां जो गवर्नमेंट को हुई हैं, ये किस माध्यम से होती हैं? टैक्स के माध्यम से या नॉन टैक्स के माध्यम से। कुछ टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को दोस्तों जो राजस्व प्राप्ति हुई है 2025-26 में जो बजट एस्टिमेट किया गया है, इसके अलावा 2024-25 का जो रिवाइज एस्टिमेट है पिछले साल का,
अगर हम इसकी चर्चा करें तो 34.2 यहां पे लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट को इस बार के बजट में देखने को मिल रही है। यानी कि सरकार ये कह रही है कि हमें इस बार एस्टिमेट कर रहे हैं कि 34.2 लाख करोड़ हमारा राजस्व प्राप्ति होगी, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें जो पूंजी प्राप्ति है वो कितनी होगी, 16.4 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप वो पुरानी क्लास देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगी मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक, दूसरी बात दोस्तों, यहां पे आपसे पूछा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा गया है, तो ये दोस्तों 15.5 लाख करोड़ का है, और राजस्व व्यय हमारी गवर्नमेंट दोस्तों आपको पता है ज्यादा करती है, 39.4 लाख करोड़ गवर्नमेंट का राजस्व व्यय आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा। अभी बाकी की स्टैटिस्टिक्स मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, इस बार के बजट में क्या रहा खास, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस बजट की चर्चा करता हूं तो दोस्तों इस बार बजट में अगर आप देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा जर्नी ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है। हमारी सरकार ने क्या कहा है कि हमारी गवर्नमेंट के यहां पर 4 विकास के इंजन बताए गए हैं, यानी कि 4 हमारे गवर्नमेंट के क्या हैं, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है दोस्तों एग्रीकल्चर, दूसरा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, और चौथा है एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमारे देश का निर्यात। ये हमारे देश में 4 प्रमुख क्या है दोस्तों, विकास के इंजन हैं। क्या है, विकास के इंजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं, तो इसके लोगों के लिए काम इस बार गवर्नमेंट कर रही है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले यहां पर इंजन ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एस्पिरेशन कर रहा हूं विकसित भारत की, अगर मैं विकसित भारत की आकांक्षा कर रहा हूं, तो मेरी गवर्नमेंट यह कहती है, क्या कहती है, कि मुझे अपने देश में विकास में तेजी लानी होगी, मुझे समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाना होगा। यानी कि भारत में जो मिडिल क्लास है उसकी स्पेंडिंग पावर को हमें क्या करना होगा, इनहेंस करना होगा। इसके अलावा दोस्तों निजी क्षेत्रों में जो प्राइवेट आपके सेक्टर्स हैं उसमें निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट्स में नई जान डालनी होगी, और इसके अलावा अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना होगा। मैं यकीनन आपसे बोल सकता हूं दोस्तों, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लेंगे कि इस बार के बजट में विकसित भारत की आकांक्षाओं में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो ये 5 चीज शामिल हैं। समझ रहे हैं, आपसे पूछ लेंगे इस बार हम जब जर्नी ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो विकास के इंजन के रूप में इसमें से कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं किया गया, तो आप जानते हैं दोस्तों ये 4 किए गए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं किया गया। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यहां से क्या होते हैं, अराइव होते हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की हम यहां पर बात करेंगे, और इस बार जो एग्रीकल्चर है दोस्तों हमारा वो फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इस बार के एग्रीकल्चर सेक्टर में किया है, कृषि क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से सेशन को समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो सभी लोग तैयार है, जल्दी से बता दो एक बार, ऐसा ना हो कि सर मजा नहीं आ रहा, मजा लाएगा, पूरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले दोस्तों मेरी स्कीम आपके सामने लिखी हुई है, इसकी पीडीएफ में दूंगा, बस ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, क्या आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या नाम है, धन धान्य कृषि योजना। ये आप लोगों की सबसे पहली स्कीम हमें देखने को मिल रही है। यहां पर बोला गया है कि डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हम कृषि जिला जो विकसित करने का कार्यक्रम यहां पर बनाया गया है। एग्री डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि कृषि जिले विकसित करने का कार्यक्रम ये देखने को मिलेगा। अब इस कार्यक्रम को की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम है ये स्टेट्स के साथ साझेदारी के साथ शुरू किया जाएगा। स्टेट्स के साथ यहां पर जो हमारे राज्य हैं उनके साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, और ऐसे जगहें पहचानी जाएंगी जहां पर लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, जहां कम उत्पादकता है, जहां पर दोस्तों मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है यानी कि मध्यम फसल सघनता आपको देखने को मिल रही है, और जहां पर बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर इलाके में है।
तो ऐसे जगहों पर ऐसे हमने 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट? 100 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर उत्पादकता कम है, जहां पर फसल सघनता कम है, जहां पर औसत से कम ऋण मापदंड आपको देखने को मिलेंगे। तो 100 जिले हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किए हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और इसमें ही बोला गया है कि इससे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहां पर क्या पहुंचेगा? लाभ पहुंचेगा। 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहां पर लाभ पहुंचाने की बात की गई है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, एक बार मैं सारा बता देता हूं फिर आप समझ लेना। दूसरा पॉइंट है इनहेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमें क्रेडिट को बढ़ावा देना है, याद रखें, ऋण को बढ़ाना है। इसके अलावा एक हमारा राष्ट्रीय मिशन है और हाई यील्डिंग सीड, यानी कि जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं उस पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसके अलावा हम कॉटन प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो कपास है उसकी उत्पादकता का एक मिशन पे इस बार गवर्नमेंट ध्यान रख रही है, और मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप करने की बात कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं पल्सेस में, कि हम पल्सेस में दालों में आत्मनिर्भर बने, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, और हम यहां पर रूरल इकोनॉमी में इंडिया पोस्ट हो कैसे? एज अ कैटलिस्ट के रूप में। तो इसको मैं एक बार आपके साथ गो थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सबको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। जरा ध्यान से सुने सब लोग। तो पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दूसरी यहां पर हम बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंजन ऑफ डेवलपमेंट के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसमें हमने ये बोला कि केसीसी के माध्यम से बढ़ाया गया ऋण, जो किसान क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, याद रखें, इससे हम जो लोन लिमिट है वो अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत इसको 3 लाख से 5 लाख करने जा रहे हैं, ये यहां पर बोला गया है। तो संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत केसीसी के माध्यम से ऋण सीमा कितनी करी जा रही है? 3 लाख से 5 लाख। तो किसान क्रेडिट कार्ड से जो ऋण है उसको बढ़ाने की बात की गई। तीसरी बात यहां पर की गई है जो उच्च उपज वाले बीज हैं उस पर एक राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा की गई। इन्होंने बोला है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? यहां पर जो रिसर्च इकोसिस्टम है, दूसरा जो टारगेटेड डेवलपमेंट है, और तीसरा जो प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स हैं विद हाई यील्ड, जिनकी उच्च गुणवत्ता है, उस पर हमें फोकस करना है। उच्च उपज वाले बीज पर एक राष्ट्रीय मिशन जब शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य क्या है कि हमें ऐसा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करें। उच्च उपज वाले जो बीज हैं उसको हमें क्या करना है? लक्षित विकास करना है और उसका प्रसार करना है, ठीक है। और 100 से अधिक, कितनी? 100 से अधिक सीड वैरायटीज को यहां पर हम उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियली अवेलेबिलिटी करवाने की बात कर रहे हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितनी वैरायटी आपकी इस बार हम कह रहे हैं कि कॉमर्शियली आप लोगों की अवेलेबिलिटी होगी, दैट इज 100 सीड वैरायटीज की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारी गवर्नमेंट इस बार कपास उत्पादकता मिशन लेकर आ रही है, और इस मिशन में कपास की जो खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म करने के लिए, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 साल मिशन की घोषणा की गई है। और ये क्यों की गई है? यहां पर जिससे इंप्रूवमेंट हो सके प्रोडक्टिविटी में और सस्टेनेबिलिटी में कॉटन फार्मिंग की, और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज आती हैं इसको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा स्टेपल कॉटन वैरायटी का मतलब क्या होता है? जो अतिरिक्त लंबे रेशे होते हैं ना, वो जो कपास की किस्म होती है उसको भी बढ़ावा दें, और कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की हम यहां पर बात करें, इस पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है बिहार में। अब जो मखाना है आप लोगों का, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिहार की अगर हम बात करते हैं। और मखाना बोर्ड जब स्टैब्लिश किया जाएगा तो इसमें एक साफ साफ फोकस किया गया है कि मखाना की प्रॉपर मार्केटिंग, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, सबका ध्यान रखा जाएगा, जिससे जो मखाना वाले फार्मर्स हैं, जो मखाने के फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको हर तरीके से दिक्कत ना हो, उनको बेनिफिट पहुंचे। इसको लेकर मखाना बोर्ड दोस्तों हमारा बनाया गया। इसके अलावा अगला काम क्या किया गया? हम पल्सेस में, दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? आपसे पूछेंगे कितने साल का मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात कर रहा है, तो 6 साल के मिशन की बात की है।
आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की। और दोस्तों पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन से आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में कौन कौन से पर्टिकुलर पल्सेस पर फोकस किया गया है। याद रखें, आपकी तुर, उड़द और मसूर, अरहर की दाल, और आपकी उड़द और मसूर, अरहर होता है ना, शायद तुर को अरहर बोलते हैं, एक बार चेक कर लेना। तो ये आप लोगों का 3 दालों पर फोकस किया गया है। इसके अलावा यहां पर बोला गया कि हम ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन का निर्माण करेंगे, हम रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस पर काम करेंगे। तो इन्होंने यहां पर बोला है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं। कहां पर? स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके। और यहां पर हम जो अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा है उसको अब हम इंप्रूव करेंगे। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कैसे इंप्रूव किया जाएगा? तो इसको इंप्रूव करने का कारण है, हम यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि स्किलिंग करेंगे, लोगों की कौशल देंगे, निवेश करेंगे, प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहला चरण है दोस्तों, उसमें 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करने की बात की गई है। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी या रेजिलेंस की अगर हम बात करते हैं तो चरण 1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करने की बात की गई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम और बात करें तो फिशरीज सेक्टर के लिए जो हमारा मत्स्य पालन क्षेत्र है, तो सरकार यह कह रही है एक ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आएगी, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। यानी कि सरकार जो हमारे भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, जो उच्च सागर हैं, वहां से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा लेकर आएगी, ठीक है। और इसमें साफ साफ बोला गया है कि यहां पर हम स्पेशल फोकस करेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड की बात यहां पर की गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक यूरिया प्लांट की बात भी की गई है एग्रीकल्चर के एज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट में। यहां पे ये प्लांट 12.7 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ यहां पर सेटअप किया जाएगा। कहां पर सेटअप किया जाएगा? तो असम के नामरूप नामक जगह पर यह सेटअप किया जाएगा आपका यूरिया प्लांट, ठीक है। इसके अलावा सब्जियों और यहां पर फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया गया है, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, इफिशिएंट सप्लाईज पर हम ध्यान दे सकें, है ना, प्रोसेसिंग पर ध्यान दे सकें। इसको लेकर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट विस्तृत रूप से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप चाहो तो पिक्चर भी देख लो जो हमारे साथ साझा हुई है कि धन धान्य कृषि योजना, जहां पर एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को हम यहां पर बात कर रहे हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट यहां पर कवर करेंगे, 1.5 और इससे 1.7 करोड़ फार्मर को फायदा होगा। इसके अलावा क्रेडिट हम यहां पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना कर रहे हैं? तो यहां पर हम लोन को 5 लाख रुपए इनहेंस करने की बात कर रहे हैं। फिर हाई यील्डिंग सीड्स की अगर हमने बात करी तो यहां पर हमारा मकसद आपको समझ में आ गया होगा, मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप किया जाएगा। कॉटन प्रोडक्टिविटी हम यहां पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यहां पर 5 ईयर मिशन आपको देखने को मिलेगा, यह आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो हमने 6 साल का मिशन यहां पर स्पेशल फोकस कर रहा है तुर, उड़द और मसूर पर। यह चीज ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ यहां पर रूरल कम्युनिटी हब लोकेशन भी यहां पर सेटअप करने की बात की गई है एज ए रूरल इकोनॉमी को कैटलिस्ट करते हुए। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इंश्योरेंस और यहां पर डिजिटल सर्विसेज रूरल इकोनॉमी में प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। मेरे भाई सभी लोग आंसर करो, समझ में आया नहीं समझ में आया? यहां तक पहला पॉइंट क्लियर हुआ? मैं आराम से चलूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। कोई हम यहां पर वो नहीं है कि आए व्यूज बटोरने आ गए, मेरी वीडियो पे 1000 व्यूज आए, इट डजंट मैटर फॉर मी, बट 1000 बच्चे अगर देखें तो उनके पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना करें, इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर रखें, ये मेरा उद्देश्य है। तो सभी लोग एक बार वाई लिखें, क्या जितना मैंने बताया समझ में आया, नहीं समझ में आया। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, घर बैठ के आराम से लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो सच इशू। ठीक, ओके है? एक बार सब लोग वाई लिख दो सो दैट आई कुड स्टार्ट अगेन। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं, पहला हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ हो गया। अब हम बात करते हैं एमएसएमई एज द सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट। इसके लिए दोस्तों हमारी भारत सरकार ने क्या किया, एमएसएमई के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जरा इसको भी एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सब लोग समझना चाहेंगे ध्यान से, तो एक बार जरा जल्दी से पिक्चर देख लो, जरा पिक्चर से थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। तो एमएसएमई को सपोर्ट करना और मेक इन इंडिया को यहां पर बढ़ावा देने की बात कर रहा है।
कैसे कर रहा है दोस्तों, जरा देखो। सबसे पहले जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जो सूक्ष्म उद्यम हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की बात की गई है। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख रुपए की लिमिट होगी। किसको? माइक्रो एंटरप्राइजेस को, यानी कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको यहां पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? 5 लाख रुपए तक की कैपेसिटी का कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड इनको उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन ये उन्हीं माइक्रो एंटरप्राइजेस को मिलेगा जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने आप को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा रखा है, उनको ही इसका लाभ मिलेगा। और पहले साल में यहां पर बोला गया है 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। तो 10 लाख सच कार्ड्स आपके इशू किए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। और हमारा फोकस क्या है? वी हैव टू डेवलप एमएसएमई। हमें एमएसएमई का क्या करना है? विकास करना है। एक क्वेश्चन यहां से पक्का है पेपर में, नोट कर लो चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पहली बार एंटरप्रेन्योर बन रहा है, यानी कि पहली बार कोई व्यक्ति अगर उद्यम कर रहा है, पहली बार उद्यम करने वाले व्यक्तियों के लिए, पहली बार अगर कोई उद्यम कर रहा है, तो एक नई स्कीम लाई गई है फॉर 5 लाख वुमेन, यानी कि फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की बात यहां पर की गई है। इसमें याद रखें कौन कौन शामिल किया गया है। 5 लाख रुपए का जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें महिलाएं हैं, नंबर 1, हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? अब मैं एक बात बताऊं, ये 5 लाख हमारे पहली बार के एंटरप्रेन्योर हैं, ना कि अमाउंट है। समझ में आई? 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का यहां पर, याद रखें, टर्म लोन प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। टू प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। आपसे पूछेंगे जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं, तो याद रखें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाएं। कितने साल में कितने करोड़ का लोन प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है? आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ का। बात क्लियर हुई? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, हमारे देश में, हमारे यहां पर कुछ काम किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है दोस्तों, जरा अगर हम ध्यान से बात करें, बहुत ढंग से समझने की कोशिश करें। मैन्युफैक्चरिंग मिशन, विनिर्माण हम योजनाएं लेके आ रहे हैं विद द मैंडेट टू फोकस ऑन। किस किस चीज पर हम मैंडेट करने की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझें। ईज ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो बिजनेस है उसमें करने में आसानी हो, जो कॉस्ट है उसमें करने में आसानी हो। इसके अलावा फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स हम तैयार कर सकें फॉर इन डिमांड जॉब, कोई जो इन डिमांड जॉब्स होती हैं जिनकी डिमांड्स हैं उसके लिए हम फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार कर सकें। इसके अलावा एक वाइब्रेंट और डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर हम क्रिएट कर सकें, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम यहां पर लाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो एक तरीके से कैसी होनी चाहिए? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। इसको लेकर यहां पर कार्य किया जा रहा है। ये क्या है? एक तरीके की सपोर्ट आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है? एज एन सपोर्ट सिस्टम आप यहां पर देखने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? क्लियर है बात? सब लोगों को नहीं क्लियर है? पक्का? अब इसके अलावा दोस्तों हमारे यहां पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए कुछ फोकस किया जा रहा है। किसके लिए? लेबर इंटेंसिव जो हमारे देश में सेक्टर्स हैं। अब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई गई है फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर के लिए, यानी कि जो फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र है उसके लिए फोकस उत्पादन योजना आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि भारत में फुटवियर और लेदर सेक्टर है, इसमें इस सेक्टर की हम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, इसकी क्वालिटी यानी कि इसकी गुणवत्ता, और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया के फुटवियर और लेदर सेक्टर का, इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहां पर यह फोकस किया गया है, क्या चीज फोकस की गई है कि यह स्कीम लगभग 22 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देगी और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर यहां पर प्रोवाइड करेगी, और इस सेक्टर से 1.1 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर इफ वी वांट कि हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर लेदर सेक्टर,
तो इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है, हम अपने देश में फुटवियर लेदर सेक्टर के प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रतिस्पर्धा को हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए यहां पर फोकस प्रोडक्ट स्कीम अनाउंस की गई है। 22 लाख पर्सन को जॉब देने की बात, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर देने की बात और 1.1 लाख करोड़ रुपीस का यहां पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। दूसरा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर। दोस्तों, आप सब लोग टॉय सेक्टर के बारे में जानते हैं, है ना, यानी कि खिलौना क्षेत्र। एक टॉय सेक्टर भारत में बहुत बड़ा है, आपको पता होगा। अब यहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी स्कीम लाई जा रही है कि जहां पर हम हाई क्वालिटी के, बिल्कुल यूनिक, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज यहां पर अपने भारत में बनाएं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम ग्लोबल हब कहलाएं टॉयज का, यानी कि वी वांट वैश्विक केंद्र। हम खिलौने के बाजार का एक वैश्विक केंद्र बनना चाहते हैं। तो भारत खिलौनों का वैश्विक केंद्र बन सके, इसको लेकर भी मेजर्स हमारी गवर्नमेंट यहां पर कर रही है। यह बात ध्यान रखें, मेड इन इंडिया ब्रांड के अंतर्गत हमारे देश के खिलौने यहां पर अव्वल दर्जे के आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे देश में जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स हैं, जो हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग है, उसको लेकर बढ़ावा किया जा रहा है। और इसको लेकर ईस्टर्न रीजन में भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया, एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी। क्या बोला गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आप चीजें समझ लें। थोड़ा सा हो सकता है विजिबिलिटी आपको कम आ रही हो, कोई बात नहीं, बस समझ लो अच्छे तरीके से भाई। क्या बोला? एक नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है फूड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, समझ रहे हो? जो कहां सेटअप किया जाएगा दोस्तों? ये बिहार में सेटअप किया जाएगा। अब जब ये फूड प्रोसेसिंग का सेंटर खुलेगा तो यहां पर किसान भाइयों की इनकम बढ़ेगी, स्किलिंग होगी, उनकी कौशल दिया जाएगा, उनको उद्यमिता और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट करने की बात यहां पर की गई है। अब एक काम और इंपॉर्टेंट हुआ है जो मैं आपको बता दूं, और यहां से पेपर में प्रश्न बनना लाजमी है। वो क्या है दोस्तों? तो आप सबको जानकारी होनी चाहिए। एमएसएमई की दोस्तों जो क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है उसको रिवाइज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एमएसएमई के जो, अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो इसको, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन यहां पर दोस्तों रिवाइज कर दिया गया है। 3 तरीके के हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, और हम यहां पर 2 चीजें देखा करते थे, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ठीक। तो यहां पर क्या किया गया, जो करंट माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं आप लोगों की, उनका 1 करोड़ का टर्नओवर था, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और 5 करोड़ का टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसको 2.5 गुना कर दिया गया है, तो अब ये 2.5 हो गया, और ये कितना, और ये जो टर्नओवर था ये डबल कर दिया गया। मैं बता देता हूं, टर्नओवर को कर दिया गया डबल और इन्वेस्टमेंट को कर दिया गया 2.5 गुना। अब ये क्लासिफिकेशन आप लोगों का हो गया। पहले स्मॉल एंटरप्राइजेस का 10 करोड़ था, अब ये कितना हो गया, 10 का 2.5 गुना, 25 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस का कितना है, 50, अब कितना हो गया, 125 करोड़। और अगर हम टर्नओवर की बात करेंगे तो इसका क्योंकि डबल हो रहा है, तो पहले कितना था उसका स्मॉल का 50, अब कितना हो गया 100। और अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो पहले कितना था 250, अब कितना हो गया दोस्तों 500। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसएमई का क्लासिफिकेशन आपसे पूछे तो अगर आपको पुराना याद है तो याद रखो, इन्वेस्टमेंट में जो क्राइटेरिया है उसको 2.5 गुना कर दिया गया, और जो आप लोगों का टर्नओवर थे पहले एमएसएमई के, उसको डबल कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना रही हो, इजीली आप यहां पर चीजें समझ पा रहे हैं। देयर इज नो सच इशू। पक्का? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी तो नहीं? अब आप कहोगे सर इसकी थ्योरी लिखवा दो कहीं पे, बेटा इसकी थ्योरी भी आप लोगों की देखो लिखी हुई है यहां पे, डन है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट सुनना समझना जरूरी है, कान खोल के सुनो, अदरवाइज पीडीएफ तो दुनिया के पास है। आप लोगों का मेन काम है चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है भाई। चलो अब हमारे दोस्तों क्या क्या हो गए हैं मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। हमारे दोस्तों इसमें से अगर हमने देखा तो 2 इंजन हो गए हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और एक्सपोर्ट की बात करेंगे। दोस्तों इस बार के बजट में हमारी गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी है, ठीक है, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात जो करी है वो करी है इन्होंने 3 चीज में।
आप कहोगे सर कौन कौन सी चीज में करी है? तो पहला, लोगों में निवेश, हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश और हमारे देश के नवाचार में निवेश। तो एज एन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट इस बार के बजट में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस बजट को ध्यान से देखें तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अरे समझेंगे नहीं समझेंगे दोस्तों? पक्का सोच लो एक बार, कभी ना समझो। पक्का, चलो आइए फिर देखो जल्दी से। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन पीपल, लोगों में किस तरीके के निवेश किए गए हैं, आइए उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सभी एस्पिरेंट को, यहां पे ऊपर एक चीज देख रहे होंगे, लिखा है डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन। किन किन पर फोकस किया जा रहा है, कोई बताएगा आप में से? जी, किस चीज पर फोकस किया जा रहा है? तो आप कहोगे गुरुजी गरीब पर, युवाओं पर, अन्नदाता पर और नारी पर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे देश के डेवलपमेंट मेजर्स हैं वो किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? नंबर 1 गरीब, दूसरा यूथ, तीसरा अन्नदाता, चौथा नारी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अरे कितनी बढ़िया बात है। किन पर फोकस किया गया है? गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है? तो आ रही है तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्नदाता मतलब किसान, नारी मतलब वुमेन, यूथ मतलब हम लोग और गरीब मतलब पुअर। सब लोग आप अच्छे तरीके से जानते हैं, देयर इज नो सच इशू इन इट। ओके, चलो तो इन्वेस्टमेंट इन पीपल की हम दोस्तों बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें की गई हैं जरा एक बार समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले दोस्तों इसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को ऐड किया गया। दूसरा, एक्सपेंशन किया गया है कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज। हम यहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं आईआईटीज की कैपेसिटी में। दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हम आईआईटी की कैपेसिटी में एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें आईआईटी पटना पर भी फोकस किया गया है। तो बिहार के बच्चे याद रखें, आईआईटी पटना पर भी यहां पर फोकस करने की बात की गई है। तीसरा, डे केयर कैंसर सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनाए जाने की बात की है। सिंपल सी बात है, आप लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? क्योंकि दोस्तों ह्यूमन एज एन रिसोर्स यूज होता है, हम एक संसाधन के रूप में यूज किए गए। और अगर हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है कि हम एक बहुत अच्छा संसाधन रहें, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़े, तो हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल्स, इन सब का ध्यान रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमें हर तरीके की सुविधाएं हो सके, हमारे लोगों को हर तरीके की सुविधा मिल सके, जिससे हमारी स्किलिंग बढ़ सके, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो उसको लेकर दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट इन पीपल की बात करते हैं तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 की बात करी। इसके अलावा आईआईटी पटना भी इसमें शामिल है, जो हम आईआईटी के एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, याद रखें। इसके अलावा इसके यहां पर आप देख रहे होंगे एक है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा दोस्तों पुस्तक स्कीम क्या कर रही है, ये अनाउंस की गई है और ये डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज बुक्स आपको स्कूल और हायर एजुकेशन की प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका मतलब क्या है, भारतीय भाषा में पुस्तक योजना, जो डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज की बुक्स स्कूल को और हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग आपके सेटअप किए गए हैं। यानी कि यहां पर हम बात अगर करें ध्यान से तो कौशल प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए? स्किलिंग के लिए, लोगों को कौशल प्रशिक्षित करने के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हमने क्या किए, स्थापित किए हैं। ठीक है, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेंगी। भाई ग्लोबल लेवल पर किस तरीके की स्किल्स चाहिए, किस तरीके की पार्टनरशिप की जरूरत है, वो सब हमने यहां पर रखने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब्स का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। हमने दोस्तों अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात की गई है कि जो अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं हैं अगले 5 वर्षों में गवर्नमेंट स्कूल्स में 50,000 लैबोरेटरीज आप लोगों की डेवलप की जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। बात क्लियर सब लोगों को? अरे बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एआई का जमाना है, अभी आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसमें भी चर्चा की गई। तो शिक्षा के लिए दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपए रखने की बात की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए एजुकेशन के लिए, जिसमें टोटल आउटले कितना होगा, 500 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहां पर सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में प्रोवाइड करने की बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। वहीं पर मेडिकल एजुकेशन यानी कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की बात की गई है। अगले जो 5 वर्ष हैं उसमें यह कहा गया है कि 10,000 एडिशनल सीट्स हम यहां पर बढ़ाएंगे और हम नेक्स्ट 5 साल में इसको 75,000 सीट का टारगेट करने की बात की गई है। तो इसका मतलब अब आप लोगों की जो मेडिकल की एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी सीट हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में आप सब जानते ही हैं और पीएम स्वनिधि के बारे में यहां पर कहा गया है कि जो बैंकों से अधिक ऋण देखने को मिल रहा है और जो यूपीआई से जुड़े हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और जो हमारा क्षमता निर्माण है उसमें इंप्रूवमेंट करने की बात की गई है कि किस तरीके से बैंकों से अधिक ऋणों, जो हमारे यूपीआई पेमेंट्स हैं उनसे जुड़े क्रेडिट कार्ड, क्षमता निर्माण सहायता के यहां पर सुधार करने की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यानी कि एक हमारा आपको पता होगा ई श्रम पोर्टल है, तो यहां पर जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत दोस्तों हमारे जो वर्कर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है भाई, बात क्लियर सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। और अगर आप इसके पॉइंट्स चाहते हैं तो ये पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर दिख ना रहा हो तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये आप पीडीएफ में देख लेना। अभी बस समझ लो क्या क्या चीजें की गई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन पीपल की बात की गई। किसी को कोई दिक्कत? इसी तरीके से दोस्तों दूसरा क्या था, एक तो लोग थे, एक इकोनॉमी थी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ने, क्या किया। तो अगर हम इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान से एक बार देख लेते हैं क्या क्या काम किए गए हैं। सबको विजिबिलिटी है नहीं, पहले तो ये बता दो। अगर विजिबिलिटी है तो ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना, नहीं तो मन में पॉइंट से आपको समझा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो जल्दी से, आपको सब कुछ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर देखो अब इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से सुनो, अवसंरचना के लिए राज्यों को यहां पर सहायता दी जाएगी। ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का आउटले यहां पर हम रख रहे हैं, यानी कि इस आउटले के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली सुन लो सब लोग, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स राज्य को दिए जाएंगे फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स। समझ में आई बात? यहां पर अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। ठीक है। और राज्य सरकारें कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि राज्य सरकार एसेट्स क्रिएशन करेंगी। ठीक है। रोड्स बनाए, डैम बनाए, ब्रिज बनाए, वो उनकी मर्जी, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, मेट्रो, वो सब राज्य सरकार की मर्जी। 50 वर्षीय इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है राज्यों को। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे देश की यहां पर अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, राज्य बढ़ेंगे तो हमारे देश की दोस्तों अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई आप लोगों को दिखेगी। देयर इज नो सच इशू। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अरे बोलो जल्दी से, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा? पक्का समझ में आ रहा है ना? दूसरा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो एक है हमारा जल जीवन मिशन। यहां पर 100% कवरेज प्राप्त करना, हमारा बात बताए कि 100% कवरेज प्राप्त करनी है। और यहां पर यह कहा गया है कि ये जो मिशन है जल जीवन मिशन, इसको हम 2028 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। और इसका हम आउटले भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसका बढ़ा हुआ परिव्यय भी कर रहे हैं और इसका विस्तार हम 2028 तक कर रहे हैं जल जीवन मिशन का, सभी के घरों में टैप वाटर पहुंचे। तीसरी चीज पावर सेक्टर रिफॉर्म।
बिजली क्षेत्रों में सुधार की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि अभी तक आप देखते हैं जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में रिफॉर्म्स, वितरण सुधारों के लिए हम इंसेंटिवाइज करेंगे, यानी कि प्रोत्साहन देंगे, और राज्य के भीतर ही इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन को भी बढ़ोतरी देंगे। यानी कि वितरण जो सुधार हैं, जो पावर हमारा जो वैसे इलेक्ट्रिसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए इंसेंटिवाइज करना, प्रोत्साहन देना, और राज्य के अंतर्गत ही जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं बिजली का उसमें वृद्धि करना। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि ये जो सुधार एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यह सुधार करने पर राज्य को, जो राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका 0.5% की अतिरिक्त उधारी राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। यह बात ध्यान रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक योजना आपके सामने है, एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। इसका नाम है दोस्तों, इसको बोलेंगे आप परिसंपत्ति, और मोनेटाइजेशन का मतलब होता है मौद्रीकरण योजना, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। अब ये योजना क्या बता रही है? ये योजना दोस्तों क्या बता रही है? इसमें कहा गया है कि जो नई परियोजनाएं आ रही हैं उसमें 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वापस लाने के लिए इसको शुभारंभ किया गया है। एसेट्स को मोनेटाइजेशन करने की बात की गई है, यानी कि जो कोई भी नई परियोजना है उसमें 10 लाख करोड़ की पूंजी लाकर पूंजी वापस लाने का प्रयास, इसके शुभारंभ इसके माध्यम से किया गया है। वहीं पर दोस्तों एक फंड है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं शहरी चुनौती फंड। यानी कि यहां पर बोला गया है कि हम यहां पर विकास केंद्रों के रूप में शहर, यानी कि क्या बोला, विकास केंद्रों के सिटीज एज अ ग्रोथ हब्स, सिटीज को, शहरों को यहां पर ग्रोथ का मतलब एक विकास केंद्र बनाने की बात की कर रहे हैं। दूसरा, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, जो शहर हैं उनका सृजनात्मक पुनर्विकास करने की बात की गई है। और वाटर और सैनिटेशन का प्रस्ताव यहां पर क्रियान्वित करने की बात की गई है। और इसके लिए कितना करोड़ रुपए देने की बात की गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। तो 1 लाख करोड़ रुपए शहरी चुनौती निधि के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये हमारा हम इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको यहां पर देखना है तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान, सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल जीवन मिशन, है ना, अर्बन चैलेंज फंड, सब कुछ आप लोगों को यहां पर मैंने लिख रखा है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अभी आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये बहुत नया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार दोस्तों हमारी जो सरकार है वो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सामुद्रिक विकास यहां पर निधि की बात कर रही है। इसका जो टोटल यहां पर कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा वो 25,000 करोड़ रुपए का आपको कॉर्पस देखने को मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। यानी कि सामुद्रिक विकास निधि जो बनाई गई है, इसके तहत दोस्तों सरकार द्वारा 49% तक योगदान देने की बात की गई है, याद रखें। और ये जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कर रही है, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है फॉर विकसित भारत, यानी कि हमारे भारत में विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसकी बात यहां पर की गई है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो 2 एक्ट हैं दोस्तों, इसमें अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब ये यहां पर किया जाएगा और इससे क्या होगा, पार्टनरशिप बनेगी विद द प्राइवेट सेक्टर। सिंपल सा बात है कि भारत के लिए जो परमाणु ऊर्जा मिशन आप देख रहे हैं, इसमें निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी की जाएगी। और जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, या सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, यानी कि परमाणुवीय नुकसान के लिए जो सिविल देता अधिनियम है, इसमें आपका संशोधन किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है, समझ में आ गई बात, निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी करने के लिए। इसके बाद उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये दोस्तों रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। और यहां पर यह कहा गया है कि आने वाले 10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशंस हम यहां पर कनेक्ट करने जा रहे हैं और 4 करोड़ पैसेंजर आने वाले 10 साल में उड़ान स्कीम के तहत कनेक्ट होंगे, यहां की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में बात की गई, और इसके साथ साथ यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट, यानी कि जो ईआरएम परियोजना है उसके लिए वित्तीय सहायता देने की बात आपके यहां पर बिहार में की गई है। तो कौन सी परियोजना? पश्चिमी कोशी नहर परियोजना। कौन से एयरपोर्ट्स? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की यहां पर बात की गई। एक है दोस्तों यहां पर स्वामिया फंड, बहुत ध्यान से समझे, क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं स्वामिया निधि। स्वामिया निधि 2 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए, कितना? 15,000 करोड़ रुपए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझे, मिश्रित तरीके की वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से लगभग 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण यहां पर किया जाएगा। ठीक है, और 15,000 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन किए गए हैं स्वामिया निधि के तहत, यह बात ध्यान रखें। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्के? अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट काम, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। अब यहां पर एक काम यह किया गया है, टूरिज्म पर भी फोकस किया गया कि टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म रोजगार के लिए, और रोजगार भी हो और ग्रोथ भी हो। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या किया गया, हमने टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप करने की बात की गई है। बहुत ध्यान से समझें, कितनी टूरिस्ट आपकी डेस्टिनेशंस यहां पर साइट्स को डेवलप किया जा रहा है? 50 साइट्स को डेवलप किया जाएगा और राज्यों के साथ साझेदारी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटी, यानी कि जो ई वीजा सुविधाएं हैं उसकी शुरुआत यहां पर की जाएगी। इसके अलावा हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनके लिए इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा गहन हो, बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो, ऐसे प्रोग्राम दोस्तों यहां पर चलाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स राज्यों को दिए जाएंगे। जो राज्य टूरिज्म में जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना ज्यादा इंसेंटिव यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मुद्रा लोन्स, यहां पर होम स्टे अगर कोई खोलना चाहता है, मान लो कोई सपोज एक्स स्थान पर होम स्टे खोलना चाहता है, तो उसके लिए मुद्रा ऋण भी उपलब्ध है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसके अलावा ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जो आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो पर्यटक गंतव्य हैं, वहां तक यात्रा की सुगमता और संपर्क को स्थापित करने की बात की गई है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स ये हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हैं, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों का यहां पर सपोर्ट, एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान की बात की गई, जल जीवन मिशन, अर्बन चैलेंज फंड की बात की गई है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की गई है विकसित भारत के। इसमें 2 तरीके के एक्ट जो है हमारे, उनको अमेंड किया जाएगा, इस पर हमने फोकस किया। शिप बिल्डिंग पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, याद रखें। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड हम यहां पर बनाने की बात कर रहे हैं। उड़ान स्कीम की बात करी, और हम आने वाले 10 सालों में आपको मैंने बताया कि कितने करोड़ लोग यहां पर 4 करोड़ पैसेंजर्स कनेक्ट हो पाएंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों आप लोगों के बिहार में यहां पर बनाने की बात की गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहां पर अनाउंस किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें, एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ पटना एयरपोर्ट एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट एट बिहटा में भी आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल की हमने बात करी। ठीक है, माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी इसमें किए जाएंगे। स्वामिया फंड 2 की हमने बात करी। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की हमने बात करी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इतने पॉइंट्स आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस और नो जल्दी से बता दें। तो हम दोस्तों 3 तरीके के जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे उसमें हमने 2 पढ़ लिए, एजुकेशन पढ़ लिया, प्यूपिल पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो किस में की जा रही है दोस्तों? इनोवेशन में। तो इनोवेशन को लेकर क्या क्या काम हमारे बजट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सवाल ये आपके सामने आना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले है पीएम रिसर्च फेलोशिप। हमारे देश में इनोवेशन को लेकर, नवाचार को लेकर गवर्नमेंट किस तरीके से इन्फ्लक्स करेगी, किस तरीके से चीजें लाएगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आएगा पीएम रिसर्च फेलोशिप। यहां पर बोला गया है कि आईआईटी और इसके अलावा जो आईआईएससी बेंगलोर है ना, उसमें जो आप लोगों के टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हैं उसके लिए 10,000 के करीब फेलोशिप्स यहां पर प्रोवाइड करने की बात की गई है।
तो पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी। बात क्लियर। दूसरा यहां पर रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को लेकर, यानी कि अनुसंधान विकास और नवाचार को लेकर 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और यह 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है टू इंप्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव। यानी कि हमारे भारत में जो निजी क्षेत्र हैं, अगर ये किसी भी तरीके का रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव क्रिएट करते हैं तो उनको यहां पर 20,000 करोड़ का आवंटन गवर्नमेंट करने की बात कर रही है। ठीक है। इसके अलावा हम अगली बात करते हैं जीन बैंक फॉर क्रॉप्स। किसके लिए? जर्म प्लाज्म के लिए। अब ये जर्म प्लाज्म के लिए, फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक की बात की है। क्या मतलब है इसका दोस्तों? देखो, फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में अगर हम बात करें फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनी रहे, खाद्य और जो हमारे पोषाहारीय सुरक्षा है वो अगर हमारे देश में बनी रहे, तो इसके लिए 10 लाख, कितना? 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक की बात यहां पर की गई है। ठीक है। इसके अलावा एक मिशन है आप लोगों का, ज्ञान भारतम मिशन। अगर हम दोस्तों इस ज्ञान भारतम मिशन की बात करेंगे तो कुछ नहीं है इस मिशन में, बहुत आसान है। 1 करोड़ से अधिक, अच्छा मिशन है काफी। ज्ञान भारतम, हमारे भारत के लिए ज्ञान की बात की गई। मतलब क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी जो पांडुलिपि धरोहर हैं उनका प्रलेखीकरण और यहां पर संरक्षण किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, याद रखें, हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इसके लिए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप। यहां पर बोल रहे हैं कि ज्ञान के आदान प्रदान के लिए, फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। तो वी आर एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। और इसमें क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कंजर्व करेंगे ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, जो भारत की पांडुलिपियां, जो इतिहास है, धरोहर है, उसका कंजर्वेशन करेंगे और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन उसका करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक इनोवेशन है, उसके लिए काम किया गया। और एक लास्ट में है दोस्तों नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन के रूप में आप इसको जानते हैं। अगर हम नेशनल जियोस्पेशियल मिशन की बात करते हैं तो हमारे यहां पर हम डेवलप करना चाहते हैं फाउंडेशनल जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा, यानी कि बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना डाटा को विकसित करें। और इसमें कह रहे हैं कि यूजिंग पीएम गति शक्ति फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए जो भू अभिलेख है, शहरी योजनाएं हैं और जो अवसंरचना से संबंधित परियोजनाएं हैं उसके डिजाइन में, आधुनिकीकरण में सुविधा प्रोवाइड करें। इसको लेकर यहां पर काम करने की बात की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई भारी नहीं है। पक्का क्लियर है बात? तो एक बार जरा देख लो क्या क्या मैंने बोला, क्या सही बोला, गलत बोला। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। और इसमें हमने क्या बोला है? मैंने बोला कि 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और प्राइवेट सेक्टर यहां पर अपनी रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इनिशिएटिव कर सकते हैं। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, डीप टेक फंड्स ऑफ फंड्स, ये आपने नहीं पढ़ा, ये आप लोगों का एक्सप्लोर किया जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स के लिए हम क्या कर सकें। डीप टेक फंड्स ऑफ फंड्स की बात की गई। पीएम रिसर्च फेलोशिप आपको समझ में आ गई। 10,000 फेलोशिप टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए आईआईटी आईएससी में आप लोगों को दी जाएंगी। जीन बैंक की बात कर रहे हैं फॉर क्रॉप्स जर्म प्लांट्स। तो मैंने बता दिया है कि जो जर्म प्लाज्म है उसके लिए सेकंड जीन बैंक, जिसमें 10 लाख जर्म प्लांट की लाइंस की हम सेटअप करने की बात कर रहे हैं फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फिर नेशनल जियोस्पेशियल मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है और यहां पर ज्ञान भारतम मिशन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के देखे, पीपल में, इनोवेशन में और एजुकेशन में। यही तो था, यही तो था। पक्का सोच लो। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और हम आगे जब मूव करेंगे तो अब हमारा बसता है एक्सपोर्ट एज द 4th इंजन ऑफ डेवलपमेंट।
एक्सपोर्ट एज अ फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट, कैसे हम अपने देश में एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, इसको इनहेंस कर सकते हैं, सवाल ये हमारे मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेकर आएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। देखो हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो निर्यात संवर्धन मिशन है उसको बहुत ध्यान से काम करने की कोशिश करें, ठीक है। और निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट होगा, अगर हम सेक्टोरल और यहां पर मिनिस्ट्रियल टारगेट सेट करें, कोई रीजनल, और अगर हम मंत्रालय लक्ष्यों को अगर हम सेट करते हैं, तो एमएसएमई को जो निर्यात ऋण है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, उस तक हम पहुंचा सकते हैं, फैसिलिटेट करवा सकते हैं। और जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट है और जो हमारी सपोर्ट है एमएसएमई को, वो यहां पर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा दोस्तों एक है भारत ट्रेड नेट, ये अपने आप में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बीटीएन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसके लिए सेटअप किया गया है, और एक ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। तो अगर हम, सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और उसके वित्त पोषण समाधानों की बात कर रहा है। तो भारत ट्रेड नेट अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड के डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नाम का ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारी दोस्तों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उनको एक साथ एकीकरण होने की योजना यहां पर बनाई गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी की बात यहां पर की गई है, और वहीं पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ एयर कार्गो की बात की गई है कि यहां पर उच्च मूल्य के जो शीघ्र खराब होने वाले आपकी बागवानी उत्पाद हैं उनको एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडार गृह की बात यहां पर की गई, ये बात ध्यान रखिएगा। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बता दीजिएगा सब लोग, सोच लो समझ लो जल्दी से, ठीक। चलिए अब हम दोस्तों देखते हैं हमारे देश में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स एज फ्यूल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। हमारे वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट किए गए हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया। अगेन ये दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, इट्स वेरी इजी। साथियों एक यहां पर क्या किया गया है, बहुत ध्यान से समझें। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क यहां पर लाने की बात की जा रही है कि जो गांव में, रूरल एरियाज में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स हैं, भाई जो स्वयं सहायता समूह सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनकी ऋण आवश्यकताएं हैं, उन्हें मान लो पैसे की जरूरत है, उन्हें क्रेडिट नीड्स हैं, ठीक है, पैसा चाहिए, तो उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक हम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क यहां पर लाने की बात की गई, ठीक। इसके अलावा नबिफ्ट, नबिफ्ट दोस्तों क्या है, ये हमारे देश में एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देयर आर 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसमें एक आपका नबिफ्ट जो सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है दोस्तों। इसके लिए कहा गया है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करता है दोस्तों, डेवलपमेंट का काम करता है। तो नबिफ्ट टू सेटअप अ पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी। तो यहां पर दोस्तों जो नबिफ्ट है वो क्या करेगा, एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा प्रोवाइड, पार्शियल क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, एनहेंसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट यहां पर बॉन्ड हेतु दोस्तों क्या करेगा, ऋण, आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा रिमैप्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल आउट इन 2025, यानी कि जो नो योर कस्टमर रजिस्ट्री है, सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री, उसको हम रिमैप्ड करेंगे, 2025 में इसको शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स। जो हमारी कंपनी है अगर वो विलय होना चाहती है दोस्तों, तो उनके लिए शीघ्र अनुमोदन के लिए जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनको तर्क संगत बनाने की बात यहां पर की गई। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई लिमिट है वो 74 से बढ़ाकर दोस्तों 100% करने की बात की गई है। कितनी, 74 से बढ़ाकर 100% यहां पर बात करने की कोशिश की गई है, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम देखें
तो अपने देश में टैक्स रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो कर सुधारों के लिए आपको पता होगा जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इसमें चेंजेस की बात की गई है और एक नया इनकम टैक्स बिल नए नेक्स्ट वीक में लाने की बात की गई है। तो हमारा इनकम टैक्स अधिनियम पुराना काम करता है, अब नया इनकम टैक्स अधिनियम हमारे देश में काम करेगा, याद रखें। कुछ यहां पर रेगुलेटरीज रिफॉर्म किए गए हैं, कुछ विनियामक सुधार की बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इन्होंने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट, उत्पादकता, रोजगार बढ़े, तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे विनियामक प्रक्रियाएं बनाएंगे जो बहुत आसान है, ठीक है। और इस सुधार के लिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को हमें इंप्रूव करना है। देखो कल आपने डीरेगुलेशन का नाम सुना था इकोनॉमिक सर्वे में, तो डीरेगुलेशन के माध्यम से क्या हो रहा है, तो डीरेगुलेशन के माध्यम से जो मीडियम टर्म ग्रोथ है हमारी वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो विनियामक सुधार कैसे किए जाएंगे, तो विनियामक सुधारों के लिए हाई लेवल कमेटी आपकी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक यहां पर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मैकेनिज्म है उस पर यहां पर काम करने की बात की गई है। और एक जन विश्वास बिल 2.0 है, इसमें कहा गया है कि विभिन्न कानून जितने हैं उसमें 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करने की बात की गई। ये कह रहे हैं कि हम डिक्रिमिनलाइज करेंगे मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज, ये बात ध्यान रखें, ठीक है भाई। बात सबको समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही, क्लियर। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स भी हमारी गवर्नमेंट को देखने को मिले हैं। इस बार यह कहा गया है कि जो कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, उनके लिए जो भी हमारा कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे सीमा शुल्क टैरिफ हैं, उसकी संरचना को हम थोड़ा सा तर्कसंगत बनाएंगे, उसको रेशनलाइजेशन करेंगे। यहां पर बोला जा रहा है कि 7 टैरिफ दरों को हमें हटाएंगे, याद रखें 7 टैरिफ दरों को हटाने की बात की गई है। और एक से अधिक अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, एक से अधिक उपकर या अधिभार का यहां पर उद्ग्रहण नहीं करेंगे। देखो सेस का मतलब होता है कि जब आप कोई अपना इनकम टैक्स देते हैं तो ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। कोई भी गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस या आपके होता है, देखो गवर्नमेंट कुछ सेस लेती है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, टैक्स ऑन टैक्स हो गया। तो ये सेस जो है आप लोगों का, इसके बारे में विशेषता होती है क्या, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए लिया जा रहा है, हेल्थ के लिए ले लिया, एजुकेशन के लिए दे दिया, है ना, बात समझ में आ रही है। अब जो सरचार्ज होता है, ये एक इनकम लेवल अगर किसी की बहुत ज्यादा है तब टैक्स ऑन टैक्स लिया जाता है। अगर इनकम लेवल आपकी एक लेवल से ज्यादा है तब आप टैक्स ऑन टैक्स देंगे। तो सरचार्ज इस बार जो देखने को मिला वो दोस्तों ये कह रहे हैं कि हम एक से अधिक अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, ठीक। इसके अलावा यहां पर एक और बात की गई है कि हम इक्विवेलेंट सेस यहां पर अप्लाई करेंगे टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। यहां पर बोल रहे हैं कि प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त जो उपकर हैं, जो सेस हैं, उसको लगाने की बात यहां पर की गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ बजट में इस बार सेक्टर स्पेसिफिक कुछ प्रपोजल्स देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स में जैसे मेक इन इंडिया के तहत यहां पर याद रखें जो हमारी एलईडी हैं और जो एलसीडी टीवीज होते हैं हमारे, ठीक है, इनके लिए ओपन सेल, ठीक है। टेक्सटाइल के लिए अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल के लिए लूम और कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ईवीज, तो इनको एग्जम्प्ट करने की बात की गई है, ठीक है। इनसे संबंधित एलईडी हो, एलसीडी टीवी के लिए कोई ओपन सेल है, टेक्सटाइल के लिए कोई लूम है, मोबाइल फोन है, हमारे ईवी हैं, इनकी जो लिथियम आयन बैटरी से संबंधित कोई भी पूंजीगत माल इनका देखने को मिल रहा है, कोई भी कैपिटल गुड देखने को मिल रहा है, तो उसमें छूट देने की बात की गई। इसके अलावा साथियों यहां पर जो हमारे एमआरओ को प्रमोशन करने की बात की गई है, इसमें एग्जम्पशन देने की बात की गई है 10 ईयर्स के लिए। यानी कि जो जलपोत निर्माण समझते हैं दोस्तों, नहीं समझते, समझते हैं भाई, समझते नहीं समझते, शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं भाई। शिप बिल्डिंग और जो हमारे पुराने शिप्स हैं, ठीक है, उनको तोड़ने से जो भी संबंधित कोई भी गुड्स है, कोई भी माल है, उसके संबंध में 10 साल की छूट यहां पर। और मरम्मत के लिए याद रखें कोई भी आपका अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी रिपेयर पार्ट, रेलवे माल के निर्यात की समय सीमा, तो इसके भी विस्तार की बात यहां पर की गई है, याद रखें। वहीं पर एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई है। हैंडीक्राफ्ट और हमारे लेदर सेक्टर के लिए
ड्यूटी फ्री इनपुट्स की बात यहां पर की गई। इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन पर भी काम किया गया, यहां पर ट्रेड फैसिलिटेशन पर भी काम किया गया है, याद रखें। वहीं पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इंप्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन। हमारे पास दोस्तों ऐसी कई सारी मेडिसिन होती हैं, आप सबको पता होगा, जो जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार की बात करती हैं। ठीक है, जैसे दुर्लभ रोग हैं, कैंसर हैं, गंभीर जो आपकी चिरकालिक बीमारियां हैं, उनकी दवाइयां आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो याद रखें 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, इनको छूट दे दी गई है। 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट में शामिल कर दी गई हैं और 37 दवाएं और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये एक सुधार हमारा यहां पर देखने को मिल रहा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम दोस्तों डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करेंगे और जैसे ही मैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करूंगा तो सबसे पहले आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर इस बार टैक्स लिमिट क्या है और कितने रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों इस बार अगर हम बात करते हैं तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया है। 12 लाख पर कोई टैक्स अब नहीं देना है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी होते हैं, वो कितना है 75,000 रुपए के, वो भी ऐड किए गए। बात समझ रहे हैं। और इस बार जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स क्या हैं तो याद रखें 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख पर 5%, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%। और एक नया एक इन्वेंशन ये हुआ है कि जिसकी भी इनकम 24 लाख से ऊपर है उसको अब 30% टैक्स यहां पर देना होगा। ठीक है, लेट सपोज आप 16 लाख रुपए कमाते हैं। कितने कमाते हैं 16 लाख रुपए। ठीक है, चलो मैं मान लूं, चलो आप 15 लाख रुपए कमाते हो, आप कमाते हो 15 लाख रुपए। चलो 15 लाख पर मुझे अगर टैक्स निकालना हो तो कैसे निकालूंगा बताओ। सबसे पहले 0 से 4 पे कोई नहीं देना, फिर 4 से 8 लाख तो कितने लाख पे 4 लाख का 5% निकालोगे, फिर आप 8 से 12 लाख फिर 4 लाख का 10% निकालोगे। अब कितना बचा 15, तो 3 लाख हुए ना, 12 से 15 तो हमें 3 लाख का निकालना, तो 3 लाख का 15% निकाला जाएगा। इस तरीके से टैक्स निकाले जाते हैं। अभी फिलहाल मैं टैक्स निकालना नहीं बता रहा, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, इस बार जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है आप लोगों का, टीडीएस की अगर हम बात करें तो टैक्स डिडक्शन लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए डबल कर दी गई है। पहले ये 50,000 रुपए थी, अब ये लिमिट कितनी कर दी गई है 1 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो एनुअल लिमिट्स हुआ करती थी, मान लो जो किराए पर टीडीएस के लिए पहले 2.40 लाख की लिमिट हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया 6 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया दोस्तों 6 लाख कर दिया गया। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो फिलहाल 24 लाख रुपए से ऊपर पे सभी को 30% टैक्स अब देना अनिवार्य कर दिया गया। 12 लाख तक एक तरीके से कोई टैक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी जी। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं मजेदार बात, यहां पे कुछ कठिनाइयों को एक तरीके से अगर हम देखें, एक मिनट रुकिएगा जी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो दोस्तों हमने कुछ एनकरेज किए हैं वॉलेंट्री कंप्लायंसेस, कुछ हमने स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन किया है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझें। यहां पर टाइम लिमिट का एक्सटेंशन किया गया है टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स। यानी कि जो हम फाइल अपडेटेड रिटर्न्स की बात करते थे आईटीआर की, अब वो करंट लिमिट 2 साल से बढ़कर कितनी हो गई है 4 साल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा यहां पर कंप्लायंसेस बर्डन भी कुछ कम कर दिए गए हैं। कंप्लायंसेस बर्डन का मतलब होता है अनुपालन बोझ, यानी कि टैक्स पेयर्स को, यहां पर ध्यान से समझें, जो भी हमारे देश में छोटे स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनके लिए अब पंजीकरण की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करके अनुपालन को कम किया गया, कंप्लायंस कम कर दिए गए। इसके अलावा टैक्स पेयर बी अलाउड टू क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ, अब ये क्या है जरा इसको समझो, करदाता जो है हमारे, ठीक है, उनको बिना शर्त
पहले जो प्रीवियसली 01 पहले सशर्त या स्वयं के कब्जे वाली कोई संपत्ति के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति दी गई है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसमें परेशानी की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक काम और किया गया है कि टैक्स सर्टेनिटी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स के लिए दी गई है। याद रखें, अंतरदेशीय जलयानों पर 1 टन भार कर लगता है, उस स्कीम को यहां पर बात की गई है। स्टार्टअप्स के लिए, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाय 5 इयर्स ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कि उनका जो निर्गमीकरण है उसका 5 साल का यहां पर विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप लोगों को यहां पर समझने हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बजट की आपको समझनी है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा पूरा एक बजट का आउटकम था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पूरे बजट में कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास जरूर देख लेना जो मैंने आपको बताई थी, और उस क्लास में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि हम 2 चीज देखते हैं। एक रुपया बना होगा तो यहां पे हम जैसे 1 रुपए को 100 पैसे के बराबर मानते हैं, ठीक है, और 1 पैसा 1% के बराबर आप मान लीजिएगा। तो कहीं कहीं पर जब आप टैक्स का एट अ ग्लांस देखेंगे, समरी देखेंगे, तो कहीं कहीं पर आपको यहां पर पैसा देखने को मिलेगा। पैसा पी करके आप देख सकते हैं, 24p। और जिन बच्चों ने वो क्लास देखी होगी तो उनको पता होगा इस बार हमारी सरकार को रुपीस क्रम फॉर्म का मतलब है कि हमारी सरकार को रिवेन्यू कहां कहां से प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों मेरी गवर्नमेंट को इस बार जो रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है 22% रिवेन्यू इनकम टैक्स से प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, 22% रिवेन्यू इनकम टैक्स से प्राप्त हो रहा है। हमारी आय पर जो कर लगता है उससे गवर्नमेंट को 22% इनकम मिलेगी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अगर मैं बात करूंगा तो ये 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर जीएसटी और अदर टैक्सेस से 18% हमें रिवेन्यू यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि जो जीएसटी है और जो हमारा अदर टैक्सेस हैं उससे 18%। कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, कंपनी अपने प्रॉफिट पर जो कंपनी टैक्स देती है नेट प्रॉफिट पर, उसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, और ये दोस्तों 17% देने की बात की गई है। वहीं पर दोस्तों कस्टम ड्यूटी 4% की बात यहां पर की गई है। कस्टम ड्यूटी से 4% रिवेन्यू सरकार को प्राप्त हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा रिवेन्यू आपको प्राप्त होता है। और ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी कंप्लीट समझाई है, सारी टर्मिनोलॉजी समझाई है, तो यहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वहां जाकर इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा। जिन्होंने वो क्लास देखी होगी इनको सब समझ में आ भी रहा होगा। इस क्लास का लिंक मैं आप लोगों को यहां पर कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसको नहीं पता तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। उसमें आप लोगों की बजट की पूरी कंप्लीट बेसिक ज्ञान की क्लास है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बजट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमारी गवर्नमेंट बोरिंग्स और लायबिलिटीज यानी कि सरकार ने जो ऋण लिया है और सरकार पे जो अदर देता है वो कितनी परसेंट है, 24% है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट कितनी है, तो 9% आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी। यानी कि गैर कर प्राप्तियां गवर्नमेंट को कितनी है, 9%। इसमें हो सकता है फीस, आपकी फीस गवर्नमेंट को मिलती है, लाइसेंस होते हैं उसकी फीस वगैरह होती है। एक हमारा गवर्नमेंट को गैर ऋण जो पूंजी प्राप्ति हुई है वो 1% है। 1% गवर्नमेंट को नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त हुई है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बेटा इसके लिए संजीव आप पुरानी क्लास देखने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा, अदरवाइज हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी मैं पूरा इस पर 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास लिए, तो परेशान ना हो। अब बात आती है दोस्तों रुपीस गोज टू। तो इस बार के बजट में जो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उसमें गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% यहां पर परिव्यय कर रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों क्या होती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। ये वो योजनाएं हैं जिनको केंद्र सरकार इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो योजनाएं होती हैं जिनको एक तरीके से इंप्लीमेंट करने का कार्य राज्य सरकार का होता है। हालांकि फंड देने की अगर बात करें तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा फंड दिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, याद रखें। तो अगर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें या पब्लिक वेलफेयर में गवर्नमेंट 16% पैसा खर्च कर रही है, यहां पे 8% खर्च कर रही है।
इसके अलावा गवर्नमेंट इस बार हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, अब देखो जो हमारी सरकार ने लोन ले रखा है, बोरिंग कर रखा है, उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। तो कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करा? 20% दोस्तों पेमेंट, जो हमारे खर्चे हैं, लेट सपोज गवर्नमेंट का 100 रुपए का खर्चा है, तो 20 रुपए तो दोस्तों हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये सबसे बुरा खर्चा है हमारे देश का। बोरोइंग्स इतनी है तो हमें खर्चे भी यहां पर देने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने सब्सिडीज में 6% यहां पर सब्सिडी गवर्नमेंट को प्राप्त हुई है। डिफेंस सेक्टर में दोस्तों 8%, डिफेंस सेक्टर में 8% खर्चा गवर्नमेंट ने करा है। मेजर सब्सिडी 6% गवर्नमेंट ने दी है, 6% की सब्सिडी सरकार ने दी। सब्सिडी दोस्तों वो पेमेंट होता है जो हमारी गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करती है कंज्यूमिंग सेक्टर के बिहाफ पे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 8% है। पेंशन, गवर्नमेंट का पेंशन में 4% खर्चा आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी कि राज्यों को जो शेयर्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज जा रही हैं, ये हमारा 22% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा बजट का एक प्रॉपर आउटकम जो आपको समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे को समझ में ना आए तो हिंदी में भी देख सकता है, सारी टर्म्स आपकी हिंदी में भी लिखी हुई हैं, याद रखें। और ऑलरेडी क्योंकि वो क्लास में आपके साथ ले चुका हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी, वो क्लास जरूर देख लेना, ये बात ध्यान रखें। इसमें एक एक चीज को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मैं आपको बता चुका हूं कितनी प्राप्ति सरकार को हुई है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस, डेफिसिट ट्रेंड्स दोस्तों एक बार आप सब लोग देख लो। मैंने आप लोगों को कुछ कितने तरीके के डेफिसिट्स बताए थे, किसी को पता है क्या? भूल गए? याद है? मैंने आप लोगों को दोस्तों 4 तरीके के डेफिसिट बताए थे अपनी क्लास में, अगर आपको याद आ रही हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। एक मैंने आपको बताया था फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। एक मैंने आपको बताया था इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, और एक आपको मैंने बताया था प्राइमरी डेफिसिट। एटलीस्ट ये 4 डेफिसिट्स आपको पता होने चाहिए। तो इस बार जो डेफिसिट ट्रेंड्स कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में जो फिस्कल डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है? 4.4%। यानी कि 2025-26 में जो बजट एस्टिमेट किया गया उसमें 4.4% ऑफ जीडीपी, ये जितने भी डेफिसिट्स हैं ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी में आपको देखने को मिलेंगे। तो 4.4% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे दोस्तों? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर आपसे कहें कि ये फिस्कल डेफिसिट 2022-23 में कितना था, तो याद रखें कितना था, आपके सामने लिखा हुआ है कितना था, जरा देखो कितना है ये, कितनी अमाउंट मान लो इसको। भाई ये वाला जो कलर है आपका 22-23 का, ये वाला कलर आपको देखने को मिल रहा है ना, आपके सामने है ना। अब आप डेफिसिट ट्रेंड्स देखोगे दोस्तों तो भारत का डेफिसिट कम हुआ है, और ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, इट इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? किसी को दिक्कत? इसके अलावा हमारा रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, तो इस बार जो रिवेन्यू डेफिसिट है दोस्तों वो 1.5% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेगा, और जो 2021-22 में 4.4% था। इट इज ऑल्सो द गुड साइन फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। इस बार डेफिसिट्स हमारे कम है तो हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों, याद रखें, क्योंकि हम ज्यादा कैपेक्स भी कर सकते हैं, इसका मतलब है ना, खर्चे हमने ठीक ठाक किए हैं, इसका मतलब। दूसरी बात, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है, याद रखें कितना है, तो 0.3% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेगा। और प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 0.8%। जिन बच्चों को डेफिसिट के बारे में नहीं पता, तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं यहां पे मैं आपको पिन भी करवा दूंगा, जो आई बटन है उस पर आपको दिख भी जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। बजट का संपूर्ण ज्ञान A to Z, तो आपको किसी भी तरीके की डेफिनेशन में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज कितना किया गया है, ये पिक्चर आपके सामने अवेलेबल है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो यहां पर 25.60 लाख करोड़ का यहां पर ट्रांसफर आप लोग देख रहे हैं 2025-26 में, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले एक चीज और देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने किस किस मिनिस्ट्री में किया है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की बात करते हैं तो डिफेंस में इस बार हमने 4,91,732 लाख करोड़ का यहां पर एक्सपेंडिचर किया है। फिर दूसरे नंबर पर है ग्रामीण विकास, तीसरे नंबर पर है आपके गृह मामले, फिर है आपका कृषि और एलाइड सेक्टर, फिर है हमारा एजुकेशन सेक्टर 1,28,650 लाख करोड़, हेल्थ सेक्टर 98,311 आपके करोड़, सॉरी लाख नहीं है करोड़ है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, करोड़ में आए सिर्फ नंबर, लाख में नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट 96,777 आपका करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम में 95,298 करोड़, एनर्जी सेक्टर में 81,177 करोड़। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे किया गया, तो डिफेंस आइटम पे सबसे ज्यादा, डिफेंस मिनिस्ट्री पे सबसे ज्यादा पैसा आप लोगों का एक्सपेंडिचर किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। और दोस्तों एक और ट्रेंड मैं आपको दिखा दूं आपके सामने, मैं तभी बोलता हूं दोस्तों एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को बेचारों को टर्मिनोलॉजी नहीं पता उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट परेशान ना हो, वो वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी। दोस्तों कितनी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हुई, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, आप सबको पता होगा कि 2025-26 के लिए ये दोस्तों हमारे क्या है बजट एस्टीमेट, ये हमारे क्या है रिवाइज एस्टीमेट 2024-25 के लिए, और ये हमारे क्या है एक्चुअल्स, ठीक। देखो जो बजट होता है ना, बजट में हमेशा 3 साल के आंकड़ों की बात होती है। एक एस्टिमेटेड आंकड़े होते हैं जो हमारे एस्टिमेटेड अनुमानित आंकड़े हैं जो अगले वित्त वर्ष के हैं, ठीक है। एक हम बात करते हैं एक्चुअल्स की। एक्चुअल्स का मतलब क्या होता है, जैसे 1 फरवरी 2025 को बजट आया, ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या 2024-25 के आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं? अब तक नहीं आए ना, क्योंकि अभी तो 31 मार्च को महीना आपका ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो मेरे पास अभी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास इससे पिछले वाले वित्त वर्ष के 2023-24 के संपूर्ण आंकड़े आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल, यानी कि वास्तविक आंकड़े। जो 2025-26 का अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड आंकड़े, यानी कि अनुमानित आंकड़े, कि भाई इतना अनुमान हम लगा रहे हैं। और जो 2024-25 के आंकड़े हैं इसमें क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर बजट आया तो हमने दोस्तों बजट एस्टिमेट किया होगा, जैसे अभी हम 2025-26 का एस्टिमेशन कर रहे हैं कि कितना खर्चा होगा, कितना रिवेन्यू आएगा, इसी तरीके से हमने 2024-25 का किया होगा, राइट। तो बजट एस्टिमेट किया होगा पिछले साल। तो एक्चुअल में जितने महीने बीत चुके, अब मान लो लेट सपोज 10 महीने बीत चुके आज, ठीक है, अब 10 महीने बीत गए, 2 महीने बाकी, तो 10 महीने की परफॉर्मेंस तो मेरे पास आ गई ना। तो हमने जो अनुमान लगाया उससे कितना एक्चुअल रिवाइज एस्टिमेट बना। तो यहां पर जब भी कभी हम बात करते हैं बजट में, तो एक तो एस्टिमेटेड ईयर हो गया, जिस साल के लिए बजट आया, उससे पहले ईयर में 2 आंकड़े आपके सामने होते हैं, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध ही नहीं है, और 2025-26 है उसके आंकड़े तो मैंने अनुमान वैसे ही लगाया है, ये तो वो भी नहीं है। सिर्फ एक ही आंकड़े मेरे पास अवेलेबल होते हैं संपूर्ण, जो सेकंड लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है आपके सामने लिखी हुई है, ठीक। इसमें टैक्स रिवेन्यू कितने हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू कितने हैं, ऐसे ही पढ़ाया था, याद है, भूल गए। फिर पूंजी प्राप्तियां गवर्नमेंट को कितनी हुई, कितने पूंजी प्राप्तियों में कितना लोन रिकवर हुआ, कितनी अदर रिसिप्ट्स हैं, कितनी बोरोइंग्स करी, ठीक। फिर हमारी कुल यहां पर कुल टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, टोटल रिवेन्यू गवर्नमेंट को लगभग इतना प्राप्त हुआ दोस्तों, यह अनुमान है इस बार का, ठीक। फिर टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना कर रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है इतना। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये हमारे क्या है डेफिसिट, ये हमारे क्या है दोस्तों डेफिसिट। ये बजट एस्टिमेट किसके, कौन से साल के लिए, 2025-2026 के लिए, ये 2024 से 2025 के लिए, और ये 2023 से 2024 के लिए। तो मेरे पास इसके एक्चुअल एस्टिमेट है, एक्चुअल आंकड़े मेरे पास है। इसके मेरे पास 2 आंकड़े होंगे, एक बजट एस्टिमेट और एक रिवाइज एस्टिमेट, और ये मेरा क्या है बजट एस्टिमेट। तो इस बार अगर आप देखोगे तो कितना रहा फिस्कल डेफिसिट, कहां लिखा, ये रहा, फिस्कल डेफिसिट कितना रहा 4.4%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% और प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। बस दोस्तों ये आप लोगों की क्या हो गए, डेफिसिट हो गए। समझ में आई, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है।
अब आप YouTube पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लो एक बार मैं आपको वीडियो का लिंक भी भेज देता हूं। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रहा दोस्तों वीडियो का लिंक। ये स्टडी IQ पीसेस पे जाना और इसको चाहो तो देख लो, बजट से पहले का संपूर्ण ज्ञान। और इसमें मैंने देखो ध्यान से सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरा कंप्लीट इसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। तो अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, लो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं। 1 मिनट का मुझे समय दें सब लोग, बस 1 मिनट का समय दें। दोस्तों अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सामने मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, इसमें आप लाइव पे जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपकी चल रही है अभी फिलहाल, ये वीडियो आप देख रहे हैं मान लो। इसमें आप वीडियो पे जाएंगे तो मैंने एक तो इकोनॉमिक सर्वे कल आपको हाईलाइट्स करवाया है, याद रखो। और एक मैंने आप लोगों को यहां पर इकोनॉमिक सर्वे डिटेल एनालिसिस करवाई है, इसको भी देख लेना। 1 घंटे 44 मिनट का डिटेल एनालिसिस है और ये आप लोगों का हाईलाइट्स हैं। और अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे तो ये रही मेरी क्लास जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब आप देखो दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ा रखा है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो देखो सारी चीज मैंने आपको, देखो जो मैं अभी बता रहा था वो मैंने ही पढ़ा रखा है, देखो। और ये मैंने बाकायदा प्रूफ से पढ़ाया है आप लोगों को। तो इसको जिस बच्चे ने देखना है इस वीडियो को देख लेना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे काम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कि हमारी डेट कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, नॉन डेट क्या होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आपको इस तरीके की नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से सारे सेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल दी PDF, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।